प्रकृति की ओर। हमारे देश में खेती ज़्यादातर मौसम और जलवायु पर आधारित होती है और ख़ास तौर पर जो हमारा किसान है उसको बहुत तरह की आपदाओं का और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी वर्षा है, कभी सूखा है, कभी अकाल है, कभी बाढ़ है। इन सभी समस्याओं से किसान जूझता है और फिर से तैयारी करता है नए साल अच्छी फसल की। इस बीच में काफ़ी कुछ जीता है किसान, काफ़ी कुछ उसको समस्याएं घेरती हैं, उनसे उबरता है, उनसे निकलता है। इसमें सरकार उसके साथ किस प्रकार से मदद कर रही है और कर सकती है, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी से। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि खेती बाड़ी में खासतौर पर जो आपदाएं किसान को झेलनी पड़ती हैं उसके लिए सरकार किस प्रकार से मदद कर रही है? देखिए, एक तो राष्ट्रीय आपदाएं, लगभग 12 आपदाएं राष्ट्रीय आपदाएं घोषित है। उसमें 4 ऐसी आपदाएं हैं जिसको कृषि मंत्रालय, जिससे किसानों का नुकसान होता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है गृह मंत्रालय के साथ। इसमें जो सूखा है, ओलावृष्टि है, पाला जो पड़ता है, ठंड और कीड़े लगते हैं, खास करके किसानों की खेती को ये ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इन चारों आपदाओं को कृषि मंत्रालय कोऑर्डिनेट करता है गृह मंत्रालय के साथ। और फिर जिस इलाके में, जिस राज्य के अंदर ये आपदाएं आती हैं, ये जो आपदा के जो नॉर्म्स है, मानक, बहुत पहले से अपने देश में चल रहा था। और यदि किसी राज्य के अंदर आपदा आती है और उससे किसान का नुकसान होता है, तो राज्य सरकार को भारत सरकार की ओर से राज्य आपदा कोष के अंदर राशि जाती है और उस राज्य आपदा कोष की राशि से राज्य सरकार को ये पूर्ण स्वतंत्रता है कि आपदाएं आने पर वो नोटिफाई करेगा, किस इलाका में है चिन्हित करेगा और मदद शुरू कर देगा। लेकिन यदि राज्य सरकार को लगता है कि अब हमारे कंट्रोल से बाहर है और राष्ट्रीय आपदा कोष के कुछ मानदंड है, उस आधार पर तो वो फिर ज्ञापन देते हैं, वहाँ डिक्लेरेशन करते हैं कैबिनेट मीटिंग करके, और ये आपदा प्रभावित इलाके को डिक्लेयर करते हैं। फिर नुकसान का एक विवरण तैयार करते हैं और भारत सरकार को, कृषि मंत्रालय को देते हैं। फिर टीम जाती है, उसका आकलन करके राष्ट्रीय आपदा कोष से अलग से भी पैसा दिया जाता है। तो मोदी सरकार जब आई, ये पहले से चल रही है व्यवस्था, ये नई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मोदी सरकार जब आई तो बड़ा आश्चर्य लगा हमारे प्रधानमंत्री जी को कि आपदा राहत के जो मानक थे, ये बिल्कुल उससे किसान को अच्छी राहत नहीं मिल पाती थी। अब उसमें था कि चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा में राहत नहीं दी जाएगी। अगर 50% नुकसान होगा तब ये राहत दी जाएगी। राशि भी कम था। और यदि आपदा में अनाज का क्वालिटी खराब हो गया तो उसको भी समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनते सबसे पहला काम यही किया कि इन मानकों में परिवर्तन किया और कहा कि नहीं, 5 एकड़ तक भी यदि किसान का नुकसान होगा तो उसको राहत दी जाएगी, 33% तक नुकसान होगा तो राहत दी जाएगी। और जो राशि थी उसको 1.5 गुना किया। और यदि क्वालिटी खराब होता है तो इसमें किसान का कसूर नहीं है, प्रकृति के कारण क्वालिटी खराब होता है, उसको पूरा समर्थन मूल्य मिलेगा। तो इन मानकों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने परिवर्तन किया। और आपदाओं में जो मृत्यु होती थी उसमें 1.5 लाख रुपये दिए जाते थे, उसको प्रधानमंत्री जी ने 4 लाख किया। और इसका नतीजा क्या हुआ कि हम एक आंकड़ा बताएंगे कि हम लोग जब सरकार में आए, इसके पहले राज्यों को 5 वर्षों के अंदर राज्य आपदा कोष में जो 33,000 करोड़ रुपए का मिला था आवंटन, और हम लोगों ने अगले 5 वर्षों के लिए जो आवंटन तय किया वो हो गया 61,000 करोड़ रुपया, माने दुगुनी राशि अब राज्यों के राज्य आपदा कोष में। दूसरा कि सरकार में आने के पुराने 4 वर्ष में देखा कि राज्यों ने राष्ट्रीय आपदा कोष से राशि मांगी तो मानक तो कम थे, तो उनको 4 वर्षों में, 10-11 से हमारी सरकार आने तक 4 वर्षों में उनको मिला 12,500 करोड़ रुपया। 4 वर्ष में 12,500। और मानकों में परिवर्तन का परिणाम यह हुआ कि इस वर्ष 15-16 में
मोदी सरकार ने राज्यों को राष्ट्रीय आपदा कोष से लगभग 14,000 करोड़ रुपए दिए एक वर्ष में। तो राहत के मानकों में परिवर्तन से, लेकिन यह है जरूर कि राज्यों को हम देते हैं और वितरण की व्यवस्था राज्य के पास है। तो कुछ राज्यों में शिकायत मिलती है कि जो पीड़ित है, कहीं कहीं ऐसा भी जानकारी में आ रहा है, तो हम राज्यों से बात करते हैं। चूंकि वितरण की व्यवस्था तो राज्य के माध्यम से है, कृषि राज्यों समवर्ती सूची में राज्यों का विषय है, लेकिन कई राज्य बड़ी मुस्तैदी से इस काम को करते हैं। जी, तो आपने जैसे ये कहा कि मानकों में परिवर्तन का ये बहुत असर हुआ है, किसान को उससे फायदा हो रहा है और राहत दी जा रही है, लेकिन राहत से क्या उनकी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाती है और उसकी क्या स्थिति है? ये तो राहत एक प्रकार से मरहम का काम करता है। किसान का जो लागत होता है उसकी भरपाई इससे नहीं होती है। इसके लिए अपने देश में एक योजना पहले से चल रही थी, कृषि बीमा योजना। और वो भी आप देखेंगे, जो कृषि बीमा योजना देश में चल रही थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले इसकी चिंता की, और उसका कारण भी कि हजारों परिवार बर्बाद हो गए। एक किसान बैंक से कर्जा लेता है, पड़ोसी से कर्जा लेता है, अपनी पत्नी का जेवर तक बेचता है, घर की पूंजी लगाता है, खेती करता है, और फसल जब लहलहाने लगता है तो तरह तरह के सपने देखता है। और 1 हेक्टेयर में यदि 40,000 रुपया उसने लगाया और आपदा आई और समाप्त हो गया। तो कृषि बीमा योजना जो देश में चल रही थी उसमें इतनी विसंगतियां थी, जिसमें उसके लागत का पूरा भुगतान होना चाहिए था, लेकिन विसंगतियां इतनी थी कि हर जिला में, देश के अलग अलग जिलों में अलग अलग फसलों के अलग अलग प्रीमियम के दर थे, और प्रीमियम का दर ऊंचा था। 10%, 15% तक प्रीमियम किसान को देना पड़ता था। और नुकसान के बाद जो भरपाई होती थी तो राज खजाने पर बोझ न पड़े, इसलिए सरकार ने एक नियम बना दिया था 11% का कैपिंग। यदि 40,000 का नुकसान है आपका लागत का, प्रीमियम आपने ज्यादा दिया, लेकिन कैपिंग के कारण राज खजाने से ज्यादा पैसे न जाए, इसलिए आपको भुगतान क्या मिलेगा? 15,000, 17,000, 18,000, मैंने 50% तक मिल जाती तो ये बहुत बड़ी बात थी। और इसके कारण बहुत हजारों परिवार लगभग बर्बाद हो चुके। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले स्वयं उसमें रुचि ली। उन्होंने देश के विशेषज्ञों से बात की, राज्य सरकारों से बातचीत किया, फिर किसानों से बातचीत, और अंत में एक नया फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो इस वर्ष अब शुरू हो गया। अब इसमें क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। अब पूरे देश के हर जिला के लिए एक ही प्रीमियम रेट, और फसलों के लिए भी एक ही है। अब अलग अलग फसल अलग अलग नहीं है। और रबी फसल के लिए तो सबसे कम प्रीमियम 1.5% का प्रीमियम। पहले प्रीमियम ज्यादा था, अब 1.5% हो गया, और खरीफ के लिए 2%। तो इतना कम प्रीमियम। और जो कैपिंग था उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने हटा दिया और कहा कि अब बाकी जितने पैसे हैं, राज खजाने से जितना पैसा देना होगा हम देंगे, लेकिन कैपिंग नहीं होगी। यदि 40,000 की लागत है तो 40,000 का उसका भुगतान होगा, और पूरे देश में एक रेट, हर फसल के लिए एक प्रकार का रेट, रबी के लिए अलग, खरीफ के लिए अलग, और कोई कैपिंग नहीं। यानी आजादी के बाद किसानों के लिए इतनी बड़ी योजना नहीं चली। जी, तो ये तो बहुत अच्छा है कि इससे एक तरह से किसान को जो एक सीमा तय कर दी जाती थी कि इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, नुकसान अगर ज़्यादा है तो उनको उसकी भरपाई भी उस हिसाब से की जाएगी फसल बीमा योजना के अंतर्गत। लेकिन इससे, जैसे आपने कहा कि कैपिंग हटा दी गई और उसका प्रतिशत प्रीमियम का कम हो गया, तो क्या बोझ सरकार पर इससे बढ़ेगा और उसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? इसमें और भी परिवर्तन किए गए हैं। जैसे पहले जो फसल बीमा योजना था, किसान यदि कर्जा लेता है, खेत की जुताई करता है, बीज खरीद के लाता है, लेकिन बुआई यदि नहीं किया और आपदा आई, बुआई नहीं हुआ, तो उसको बीमा का पैसा नहीं मिलेगा। इसमें प्रावधान ये भी है कि 25% उस किसान को दिया जाएगा, भले वो बुआई न किया हो, लेकिन कर्जा यदि ले लिया है, इंश्योरेंस हो गया है उसका। अब प्राकृतिक आपदा के कारण बुआई नहीं कर सका तो 25% का भुगतान। दूसरा, पहले जो योजना चल रही थी उसमें खड़ी फसल है तभी तक उसका बीमा होगा। यदि फसल की कटनी हो गई, खेत में पड़ा हुआ है
और तब प्राकृतिक आपदा आई तो किसान को एक पैसे की भरपाई नहीं। या आग लग गई या कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं? प्राकृतिक आपदा में बाढ़ है, सूखा है, कीड़ा है, पाला है, या वर्षा आ गया, खेत में पानी लग गया, पानी भर गया तो बर्बाद हो गया कटा हुआ फसल। तो ऐसी स्थिति में इस बार जो फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया है, इसमें है कि कटाई के बाद 14 दिन भी यदि खेत में पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई प्राकृतिक आपदा आती है और फसल उसका बर्बाद होता है, तो उसको भी बीमा की भरपाई होगी। तो ये तो जो पहले से ही अच्छी एक व्यवस्था होगी। और पहले भी मैंने बताया, और आपका जो मेन विषय जो अभी आप पूछ रहे थे कि सरकार पर बोझ क्या पड़ेगा, बोझ, तो मैंने पहले भी बताया कि सरकार पर बोझ जो है, प्रधानमंत्री जी का बहुत साफ सोच है कि राज खजाने में जो पैसा है, देश के गांव में रहने वाले जो किसान हैं, उनकी गाड़ी मेहनत का पैसा भी टैक्स के रूप में सरकार के खजाने में आता है। और हिंदुस्तान गांव का देश है। गांव जब तक मजबूत नहीं होगा, किसान जब तक मजबूत नहीं होगा, देश मजबूत नहीं होगा। और इसीलिए चाहे जितना राज खजाने पर बोझ पड़ेगा, सरकार उसको उठाएगी, लेकिन पूरा भुगतान उसका किया जाएगा। जैसे इसमें एक परेशानी पहले ये भी थी कि आपदा आने के बाद उसका भुगतान में काफी समय लगता था, क्योंकि गांव का जो कर्मचारी होता है वो मैनुअली काम करता है, आंकड़े इकट्ठे करता है, फिर ब्लॉक में भेजता है, तहसील में जाता है, जिला में, तो काफी समय लग जाते हैं। और कभी कभी आंकड़े यदि गलत हो गए तो उसकी जांच चल रहा है और 2 साल तक बीमा का भुगतान नहीं हुआ। तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने यह भी व्यवस्था की है कि जितने देश के अंदर जो लेखपाल हैं, जो नीचे के राजस्व के अधिकारी हैं, जो ये काम करते हैं, उनके स्मार्टफोन देने का और मोबाइल ऐप जारी किया गया है कि तुरंत आंकड़े इकट्ठा हो और आंकड़े में हेराफेरी ना हो। इसके लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन भी उपलब्ध करा दिया गया है कि ड्रोन का भी इस्तेमाल करेंगे, रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और प्राकृतिक आपदा जब जिस दिन आएगी, 2 दिन के अंदर तो 25% बिना किसी नापी आंकड़े के हम उसका भुगतान करेंगे। और 75% राशि जो आज नई टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, उसका उपयोग करेंगे। विज्ञान और टेक्नोलॉजी भी, अटल जी ने कहा था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो क्या विज्ञान किसान के काम नहीं आएगा? उसी विज्ञान का उपयोग करके 1 महीने के अंदर उनका भुगतान करने की व्यवस्था इसमें प्रावधान किया गया है। और मैं समझता हूं कि इस बार ये फसल बीमा योजना खरीफ में शुरू होगा और इसका बहुत बड़ा लाभ। लेकिन हमारी जो वर्किंग एजेंसी है, राज्य सरकारें हैं, और राज्य सरकार इसमें हमारी मदद कर रही है। तो राज्य सरकार, जैसे आपने कहा कि जो भुगतान का विषय है वो काफ़ी हद तक राज्य सरकारों के माध्यम से होता है, तो क्या राज्य सरकारें, जैसे आपने कहा, मदद कर रही हैं? कहीं कुछ समस्याएं भी आती हैं? देखिए, सवाल भुगतान का नहीं है, किस राज्य में कौन कौन अनाज है उसका नोटिफिकेशन करना, फिर टेंडर करना। चूंकि भारत के संविधान में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे विषय राज्य को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार के कर्मचारी, रेल मंत्री तो यहाँ है, राज्य में नहीं है। अपना जो संविधान है उसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसकी व्यवस्था राज्यों के माध्यम से ही होनी है। कोई भी काम हम सीधे नहीं कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि एक पंजाब को यदि छोड़ दें तो सभी राज्य, 17 राज्यों ने तो बिल्कुल टेंडर वगैरह करके और अलॉट कर दिया जो किसको करना है। कुछ राज्यों में चुनाव थे, जैसे आसाम में, मद्रास में, केरल में, लेकिन ये राज्य भी तेजी से इस काम को कर रहा है। और एक पंजाब में चूंकि फसल बीमा नहीं कराते, वहाँ सूखा भी आता है, तो बिजली और पानी की ऐसी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है कि उत्पादन भी पूरा उसका होता है। तो पंजाब सरकार बीमा नहीं कराती है, लेकिन हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि वहाँ भी शुरू हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो बाकी सभी राज्यों ने इस प्रक्रिया को तेज किया। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव? मसालों की मंडी में कैसी है बयार? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखिए दूरदर्शन किसान पर।
प्राकृतिक आपदाएं हैं और किसान को इससे राहत, चाहे बीमा के माध्यम से हो, दूसरी योजनाओं के माध्यम से हो, क्या ऐसा कुछ भी किया जा रहा है किसानों को जागरूक करने के लिए, उनको और ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए कि जो आपदाएं आती हैं उसके लिए वो पूर्व तैयारी कुछ कर पाए और जानकारी रख पाए, ताकि उन आपदाओं से उसका जो नुकसान है वो कम हो? ये जो हमारे पास हैदराबाद में हमारी एक बड़ी संस्था है और राज्यों के अंदर कृषि विश्वविद्यालय और हर जिला में लगभग कृषि विज्ञान केंद्र है। तो कृषि विज्ञान, कृषि विश्वविद्यालय और आईसीआर के भी 100 से ज्यादा संस्थान हैं। इस सबके सहयोग से डिस्ट्रिक्ट कंटीजेंसी प्लान का निर्माण होता है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 614 जिलों के कंटीजेंसी प्लान बनाकर उन जिलों को उपलब्ध कराया गया। सरकार बनते ही उस समय 600 से कम जिलों को हमने उपलब्ध कराया था, लेकिन कल तक 614 जिलों को उपलब्ध कराया है। और सूखा जो पिछले बार आया था, आपके ध्यान में होगा कि -12 सूखा था, लेकिन कंटीजेंसी प्लान, किसानों का मेहनत, राज्य सरकारों का सहयोग और हमारे अधिकारियों के कर्तव्य ने, जो स्थिति ये थी कि आधा उपज कम हो जाएगा, मात्र 4% की कमी आई थी। और फिर हम सावधान हो गए और उस कंटीजेंसी प्लान को और रिमॉडलिंग किया, जिसमें हम जिला को उपलब्ध कराते हैं कि कितना दिन सूखा रहने पर, कितना दिन वर्षा रहने पर कौन सा बीज बोना है। और सूखा और बाढ़ रोधी भी लगभग 45-46 किस्में जारी की, राज्यों को पहुंचाया। और दूसरे वर्ष में 15-16 में हम पहले से ज्यादा अलर्ट हो गए और पहले से ज्यादा सूखा भी आ गया। 14-15 में -12 था, 15-16 में -14 था। लेकिन देश के किसानों की मेहनत, राज्य सरकारों का सहयोग, कृषि वैज्ञानिक और मंत्रालय के अधिकारियों के कर्तव्य ने इस स्थिति पर लाया कि कम वर्षा होने पर भी 14-15 की तुलना में 15-16 में कम होने के बावजूद भी उत्पादन का जो तीसरा आंकड़े आए हैं वो हमारा पिछले वर्ष से ज्यादा है। दूसरा मैं ध्यान में लाना चाहता हूं देश के तमाम लोगों को कि 5-6 में -13 वर्षा हुई थी, तो 7% उत्पादन कम हो गया था। लेकिन पिछले बार 4% ही कमी आई पिछले वर्ष में, और इस वर्ष तो पिछले वर्ष की तुलना में हम थोड़ा ज्यादा हैं, कम नहीं है। इसके लिए हम निश्चित रूप से देश को, किसानों को ही पहले बधाई देंगे और तब बाद में राज्य सरकारें और हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक या हमारे मंत्रालय के अधिकारी। लेकिन किसान वास्तव में बधाई के पात्र हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी उत्पादन कम ने नहीं दिया। ये योजनाएं आपने चलाई हैं तो इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं, मंत्रालय भी बधाई का पात्र है। कृषि मंत्री होने के नाते हमारे किसानों को आप जो कृषि संबंधी आपदाएं हैं उनसे निपटने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पहला तो मेरा ये संदेश है कि बीमा जरूर कराएं। जो भी खेती कर रहे हैं, चूंकि जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती रहती है और हमें परिश्रम करते हैं, हमारे किसान भाई पसीना बहाते हैं, पूंजी लगाते हैं, कर्जा लेते हैं, तो कम से कम इतनी गारंटी तो रहेगी कि यदि आपदा आया, हमारा नाश हुआ, नुकसान हुआ, समाप्त हुआ, तो कम से कम लागत हमारा मिल जाएगा। तो मेरी पहली गुजारिश देश के सभी किसान भाइयों से होगी कि अपने फसल का बीमा जरूर कराएं, ये हमारी विनती होगी। देश की 125 करोड़ जनता के लिए न सिर्फ वर्तमान केंद्र सरकार प्रयासरत है, बल्कि इसके साथ साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। कृषि क्षेत्र में और खासकर किसानों के हित में फैसले तेजी से लिए जा रहे हैं। सरकार इस दिशा में मजबूत इरादे से बढ़ रही है और आशा की नई किरण जगी है। पिछले 2 सालों में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने न सिर्फ किसानों के हितों के बारे में सोचा, बल्कि उसे करके भी दिखाया। उपलब्धियों की फेहरिस्त लंबी है, फिर भी आइए हम कुछ अति महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ओर एक नजर डालते हैं। फसल बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली खामियों को दूर कर फसलों के नुकसान की उचित भरपाई, कम से कम प्रीमियम दर एवं अतिशीघ्र भुगतान करने आदि कई प्रावधानों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे देश भर में लागू की गई। ये सरकार की अब तक की सबसे बड़ी मदद है। इसमें सभी खाद्यान्नों के साथ साथ सभी जोखिमों को भी कवर किया गया है।
साथ ही फसल कटाई के बाद भी होने वाले नुकसान को इसमें शामिल किया गया है। क्षतिपूर्ति के स्तर को 90% तक किया गया है। सही आकलन और शीघ्र भुगतान के लिए पहली बार मोबाइल और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाएगा। सरकार ने किसानों का दर्द समझते हुए आपदा राहत मानकों में परिवर्तन किया है। इसमें राहत राशि को बढ़ाकर 1.5 गुना किया गया है। पहले फसलों में 50% हानि होने पर ही राहत दी जाती थी, इसे घटाकर अब 33% कर दिया गया है। क्षतिग्रस्त अनाज की खरीद पर अब बिना किसी कटौती के पूरे समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाएगा। सभी मामलों में सहायता की स्वीकार्यता 1 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2 हेक्टेयर कर दी गई है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं में मृतक किसान परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा आपदा प्रभावित किसानों के फसल उत्पादन हेतु देश के 614 जिलों में आकस्मिक प्लान सुनियोजित तरीके से लागू किया गया है। साथ ही राज्य आपदा कोष के तहत राज्यों को राष्ट्रीय आपदा कोष द्वारा मदद की राशि में भारी वृद्धि की गई है। साथ ही सूखा के समय विशेष मदद दी गई। किसानों के लिए एम किसान पोर्टल की शुरुआत की गई और ये पोर्टल किसानों को उन्हीं की भाषा में और उस इलाके के लिए उपयोगी जानकारी एसएमएस व ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है। अब किसान साधारण मोबाइल फोन पर भी बिना इंटरनेट के इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब तक 11 अरब से अधिक एसएमएस देश भर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भेजे जा चुके हैं। मोबाइल के माध्यम से मिलने वाली कृषि संबंधी इस सुविधा ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। फार्मर्स पोर्टल, जो किसान संबंधी सभी जानकारियों को एक ही जगह इकट्ठा कर देता है, इसे और विकसित करके कारगर बनाया गया है। इसके अलावा फसल बीमा मोबाइल ऐप, एग्री मार्केट मोबाइल ऐप, किसान सुविधा ऐप और पूसा कृषि ऐप को भी डेवलप किया गया। अब किसान भाई बीज और खाद की उपलब्धता की जानकारी इंटरनेट पर और बिना इंटरनेट के भी अपने मोबाइल पर पा सकते हैं। इन कदमों ने किसानों को घर बैठे ही समसामयिक कृषि जानकारी प्राप्त करने का सस्ता और आसान तरीका प्रदान किया है। किसानों के खेत तक नई प्रौद्योगिकियों को पहुंचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या के साथ साथ जोनल कार्यालय भी बढ़ाए गए हैं। देश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 1 से बढ़कर 3 हो गए हैं। साल 2014 से 16 के बीच 14 नई कृषि विश्वविद्यालयों को स्थापित करते हुए सरकार ने ये जता दिया है कि वो कृषि आधारित शिक्षा का महत्व भी समझती है। ये हैं बदलाव के 2 वर्ष। कृषि एवं इससे जुड़े हर क्षेत्र में लिए गए इन फैसलों से देश की कृषि उन्नति एवं किसानों के कल्याण की रफ्तार तेज गति से हो रही है, जिससे देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। हमें लगता है कि ये जो आपने जानकारियां दी हैं, हमारे किसान भाई इसका जरूर भरपूर फायदा उठाएंगे। और जो जैसा कि आपको संदेश भी दिया गया है, बहुत स्पष्ट संदेश है कि आप बीमा कराएं, फसल का बीमा कराएं और जो आपदाएं हैं उसके लिए पूर्व से सचेत रहें, ताकि आपकी जो आपदाओं से होने वाला नुकसान है वो कम से कमतर हो, और अगर नुकसान हो भी गया है तो बीमा के माध्यम से उसकी भरपाई हो सके। माननीय मंत्री जी, आपने अपना समय दिया और इतनी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रकृति की ओर